हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने चेंजेस करे थे कुछ। तो टैक्सेशन इन दो अब हमने कर लिया था, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हम पढ़ रहे थे। तो मतलब ये जो ट्रांसफ़र था कैपिटल का, इसने क्या करा था, ये देवागिरी से बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसने मतलब दिल्ली से देवागिरी कैपिटल कर दिया था कि जिससे कि ये साउथ में कंट्रोल कर पाए। लेकिन जैसे ही ये साउथ में पहुंचा तो ये नॉर्थ में अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर इसने देवागिरी का जो नाम था वो भी चेंज करा था, वैसे तो दौलताबाद भी कर दिया था। तो फिर ये इसी टसल में रह गया कि दिल्ली से देवागिरी गया तो साउथ में नहीं कंट्रोल कर पाया, साउथ में जाके फिर नॉर्थ का कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा होश पोश हो गया था। फिर इसने क्या करा, इंट्रोडक्शन कर दिया था टोकन करेंसी का 1329 में। यानी कि इसने डिसाइड करा कि ये ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस करेगा, और मतलब सेम वैल्यू के जिस वैल्यू के सिल्वर कॉइन्स थे। अब क्या होता था कि इसने एक्सचेंज ऑफर निकाल दिया। अब यार आप खुद देखो कि जिसके पास सिल्वर कॉइन भी नहीं होंगे तो मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि जिसके पास कॉइन नहीं है वो भी बना के लेके आएगा। मान लो कि आपको कल को ये बोल दिया जाए कि आपको सिल्वर कॉइन की जगह सोने के सिक्के मिल रहे हैं। अब सिल्वर कॉइन आपके पास नहीं होंगे तो आप तब भी लेके जाएंगे कॉइन्स को कि अरे हमको तो सोने के सिक्के मिलेंगे, ठीक। और वो दोनों सेम ही वैल्यू के कर दिए, ठीक। न्यू कॉइन्स ये लेके आया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो इसने एक्सचेंज प्राइस कर दिया था सिल्वर पीसेस फॉर ब्रॉन्ज कॉइन, ठीक। तो ये वाला एक था। फिर चौथा था कि इसने प्रपोज करा खुरासान का एक्सपेडिशन 1329 में। यानी कि जो सुल्तान था उसका एक विज़न था कि यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट करेगा चीज़ों को, और इसने डिसाइड करा कि खुरासान एंड इराक जो है वहाँ पे ये यूज आर्मी भेज के उसको कब्जा करेगा। बट अगर आप देखा जाए तो ही वॉज एनकरेज टू डू सो बाई खुरासनी नोबल्स हु हैड टेकन शेल्टर इन हिज कोर्ट। मतलब ये जो चीज़ थी ये इसको किसने बोली, ये जो खुरासान के जो कुछ नोबल्स थे उन्होंने बोला, जो कि इसके यहाँ शरणार्थी थे, कि आप वहाँ पे कब्जा उब्जा इस तरीके से कर लो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंस्टेबिलिटी थी खुरासान में, अनपॉपुलर राजा था अबू सैद का। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये इसको अबेंडन करना पड़ा, ये हुआ नहीं अच्छे से। यानी कि खुरासानी जो थे वो तो चाहते थे उनका फ़ायदा, लेकिन इसको मोहरा बनाया, लेकिन वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही थी। फिर एक कराचिल एक्सपेडिशन 1330 में हुआ, इसने लॉन्च करा कुमाऊनी हिल्स में, हिमालय वाली एरिया में, ठीक। जिससे कि ये चाइना का जो इनकर्जन है उसको काउंटर कर सके। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सपेडिशन है वो जो मतलब जो कुछ ट्राइब्स वगैरह हैं, अगर आप देखें तो मतलब ये चाहता था कि ये जो कुमाऊनी, ये जो गढ़वाल वाला रीजन है वो इसके अंडर में आ जाए, दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ जाए। तो इसने पहला अटैक वगैरह भी करा, ठीक। अब ये जो दिल्ली वाले लोग हैं जो दिल्ली में रिवोल्ट कर रहे थे, अब वो पहाड़ों पे जाएंगे तो उनको वहाँ पे दिक्कत तो देखनी पड़ेंगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेरिबल हो गया चीज़ों को करना, है कि नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, और ये जो रिवोल्ट था लगभग अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी सारे रिवोल्ट भी करे, लगभग 36 रिवोल्ट 25 सालों में करे। 1335 में क्या करा इसने, मदुराई को, इंडिया मदुराई जो था इसी के ज़माने में इंडिपेंडेंट हो गया जलालुद्दीन एहसान शाह के अंडर में। तो और 1336 में इसी के टाइम पे फाउंडेशन रख दी गई थी विजयनगर एम्पायर की हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, जो कि बरंगल जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, ठीक। और जो 1341 से 47 तक रिवोल्ट हुआ सादा मीर्स के साथ, और फाउंडेशन रखी गई बहामनी की 1347 में हसन गंगू के द्वारा, ठीक। तो इसको बोला जाता है कई बार कि ये बेवकूफ़ था, इस तरीके से बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है। इसकी जो डेथ थी वो तथाता में हुई थी, ठीक। ये कैंपेन कर रहा था सिंध में अगेंस्ट तगही, जो कि एक टर्किश स्लेव थे। वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। फिर आते हैं इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। ये जो था ये कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का बेसिकली। और इसकी डेथ के बाद जो नोबल्स थे और जो थियोलॉजियंस थे वो सेलेक्ट करते हैं फिरोज शाह को अपना नेक्स्ट सुल्तान। और इसके सक्सेशन के बाद जो ये जो फिरोज तुगलक था वो फेस करता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम, ठीक। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ये करके चला गया था। तो इसने एक पॉलिसी का अपनाया जिससे कि ये सारे नोबल्टी, आर्मी, थियोलॉजियंस वगैरह इन सबको अच्छे से कंट्रोल कर सके, ठीक। और एडमिनिस्टर कर सके। और इसने कोई भी अटैम्प्ट नहीं करा साउथ इंडिया वगैरह की तरफ या डेक्कन की तरफ। और अगर आप देखा जाए तो he decreed that whenever a noble died his son should be allowed to succeed to his position including his एकता। यानी कि अगर कोई भी एक नोबल है जो कि इसके दरबार उरबार में है, अगर वो मर जाता है तो उसका जो बेटा है उसको अलाउ होगा कि वो उस पोजीशन पे आ सकता है, ठीक। और इफ़ अगर उसका कोई सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसका सन इन लॉ आ सकता है।
और इन हिज एब्सेंस जो उसका स्लेव होगा वो सक्सीड कर सकता है, अगर उसकी एब्सेंस में भी कोई है तो उसका स्लेव वो। फ्रोज ने एक्सटेंड करा कि जो ये प्रिंसिपल था हेरिडेटरी का आर्मी में भी, और सोल्जर्स को अलाउ कर दिया गया कि मतलब अलाउड टू रेस्ट इन पीस एंड सेंड देयर प्लेस देयर सन, यानी कि वो अपने बेटे को भेज सकते हैं अगर उनके मर जाने के बाद। ठीक, जो सोल्जर्स था उनको पेड करा जाता था कैश में। ठीक, और असाइनमेंट में भी, यानी कि लैंड रेवेन्यू दे दिया गया। मतलब मान लीजिए कि एक सोल्जर को बोल दिया गया कि तुम्हारा जो सैलरी है वो इस गांव का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो तुम्हारा है, तो इस चीज़ को वजह भी बोला गया। बट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ भी हुए। ऑब्वियसली बात है, कोई भी सोल्जर है ज़्यादा ही पैसा लेगा तो उनसे बहुत ज़्यादा काम भी करवाएगा। ठीक, फ्रोज ने ट्राई करा कि वो जीत सके, मतलब थियोलॉजियंस के ऊपर विजय कर सके, और वो एक पूरा पक्का मुसलमान किंग था। एंड अगर देखा जाए तो ये एकदम ट्रूली इस्लामिक के अंडर में था अच्छे तरीके से। तो मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इसने ट्राई करा कि वो बैन कर सके प्रैक्टिसेस जो कि ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर करते थे एज अ नॉन इस्लामिक। इसने प्रोहिबिट करा प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन, जो मुस्लिम वुमेन थी उनको जो बाहर वर्शिप करती थी उस चीज़ को इन्होंने मना कर दिया। ठीक, और इसके समय में ही जो जजिया था वो एक सेपरेट टैक्स बन गया था। फ्रोस ने रिफ्यूज़ करा कि वो एग्जम्प्ट नहीं देंगे ब्राह्मण्स को जजिया का पेमेंट देने से। और हालांकि ये प्रोवाइडेड भी नहीं है शरीयत में। ठीक, ये जो न्यू सिस्टम है टैक्सेशन का, ये कुरान के अकॉर्डिंग ऐसा बोला इसने कि 4 काइंड के टैक्स होंगे जो कि कुरान के द्वारा इम्पोज करे गए। वो थे खरज, ज़कत, जजिया एंड खम्स। खरज जो था वो एक लैंड टैक्स था जो कि इक्वल होता था 1/10 प्रोड्यूस के जो भी लैंड में होता था। ज़कत जो कि 2% होता था प्रॉपर्टी पे। जजिया जो कि लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। और खम्स जो था वो 1/5 होता था जो भी कैप्चर करा जाएगा सामान वॉर के समय पे। इन्हें एनकरेज करा एग्रीकल्चर को, तो सुल्तान ने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिया इरिगेशन के लिए। फ़रोज ने रिपेयर कराई काफ़ी कैनाल और इम्पोज करा। हकीक एक शरीब या हसल ए शर्ब करके एक वाटर टैक्स भी लगाया। ये ग्रेट बिल्डर कहा जाता है क्योंकि जो सिटीज़ थी जस्ट लाइक जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद, वो सारा क्रेडिट इसको जाता है। और जो 2 पिलर थे अशोका के, एक जो जैसे टोपरा हरियाणा से और दूसरा जो मेरठ यूपी से, वो लाया गया दिल्ली इसी के द्वारा। जो सुल्तान थे उसने इस्टेब्लिश करा दिल्ली को एक हॉस्पिटल डिस्क्राइब जिसको हम जानते हैं दर उल सिफा के नाम से। एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए खैरात करके, जो कि मतलब बेसिकली मैरिजेस से रिलेटेड चीज़ों को करता था पुअर गर्ल्स की। और कुछ अनदर स्टेप लिया गया जो था कि जो फ़रोज़ था उसने एक इकोनॉमिकल चीज़ें करी और पॉलिटिकल इन नेचर चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करी। और उसने ऑफिशियल जितने भी थे, जितने भी अटैक होते थे, मतलब जस्ट लाइक जितने भी यंग वगैरह थे, उसने अपना एक स्लेव बना के रखने की कोशिश भी करी। ठीक, he ordered his official that whenever they attacked a place they should select handsome and well born young boys and send them to सुल्तान एज स्लेव्स। ओके, हालांकि जो इसका रूल जो है वो बोला जाता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से भरा था, और इसका क्रेडिट इसके प्राइम मिनिस्टर को जाता है जो था खान ए जहां मकबूल। ये मकबूल वो वाला नहीं है जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ में था। इसकी डेथ हो जाती है 1388 में। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या होता है 1388 और 1444 में। जो तुगलक डायनेस्टी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती इसकी डेथ के बाद। तो जब मालवा होता है, जो गुजरात होता है, जो सरकी जो कि जौनपुर किंगडम होते हैं, उनको दूर कर अलग कर दिया जाता है सल्तनत से, यानी कि अब इनके बाद कोई एक अच्छे राजा नहीं बचे। तो तिमुर जो है वो इन्वेजन करता है 1398 से 1998 के बीच में, जो कि एक टिमुर जो था एक टर्किश चीफ था और क्रूअल कॉन्करर था जो कि मंगोलिया का था। और ये चंगेज़ खान के ही परिवार से आता था, समझ सकते हो। इसने अटैक करा यानी कि इन्वेड करा 1398 में, जिस टाइम पे मोहम्मद शाह तुगलक जो कि लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, उनका रूल चल रहा था। तो तैमूर आर्मी आती है अच्छे तरीके से और दिल्ली का तहस नहस कर देती है। तिमुर जो है वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया में, बट अपना एक नॉमिनी छोड़ कर जाता है जिसका नाम होता है खिज्र खान, जो कि रूल करता है पंजाब में। और 1404 में इसकी डेथ हो जाती है जिस टाइम पे वो जा रहा होता है चाइना की तरफ। तो इसके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी जो कि 1414 से 1450 एडी तक चली। तो ये खिजर खान था 1414 से 1421 तक रहा, जो कि तिमुर के द्वारा नॉमिनी था, जो कि कैप्चर करी थी जब दिल्ली, तो इसको नॉमिनी बना दिया था।
ठीक। और ये एक न्यू सुल्तान बन गया था, और ये जो था ये फर्स्ट सैयद डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी दिल्ली के ऊपर उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट पे। फिर इसके बाद आता है मुबारक शाह जो कि 1421 से 34 तक रहा। ये खिजिर खान को सक्सीड करता है, एक्सपेडिशन लेके जाता है मेवातीस की तरफ, कटेहार्स की तरफ, गंगा टिक दोआब एरिया की तरफ। इसको मार दिया जाता है इसके ही कोर्ट के एक नोबल के द्वारा। फिर आता है मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक, जो ये नोबल्स हैं। तो जो ये मोहम्मद शाह को थ्रोन पे बैठाते हैं, बट ये सरवाइव नहीं कर पाता है ज़्यादा, और सिर्फ ये कुछ ही रूल कर पाता है लगभग 30 माइल्स तक, और जो बाकी जो सल्तनत थी वो नोबल्स के द्वारा करी जाती है रूल। यानी कि ये 30 माइल तक का एरिया ही रूल कर रहा था, बाकी तो इसके नोबल्स जो थे वही रूल कर रहे थे। ठीक। इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 एडी तक चली। तो पहले आते हैं बहलोल लोधी जो कि 1451 से 1488 तक। तो बहलोल लोधी जो थे ये अफ़गान सरदार थे, इन्होंने इस्टेब्लिश करा पंजाब में, इस्टेब्लिश करा इन्होंने अपने आप को पंजाब में तिमूर के इन्वेजन के बाद। इन्होंने फाउंडेशन रखा लोधी डायनेस्टी का। और सिकंदर लोधी आते हैं इसके बाद 1489 में। 1570 तक सिकंदर लोधी जो थे वो बेटे थे बहलोल लोधी के, जिनने कॉन्कर करा था बिहार और वेस्टर्न बंगाल को। इसने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा, जो कि एक सिटी फाउंड करी गई थी इसके द्वारा ही। सिकंदर जो थे कि एक फैनेटिकल मुस्लिम थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सेक्रेड इमेज थी, जो कि पवित्र इमेज थी, ज्वालामुखी टेम्पल पे नगर कोर्ट के पास, नगर कोर्ट में, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को तोड़ा और ऑर्डर करा कि जो टेम्पल है मथुरा के उनको भी डिस्ट्रॉय करा जाए, सिकंदर लोधी ने। और ये काफ़ी सारे मतलब डेवलपमेंट भी करा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसने गज ए सिकंदरी करके यूज़ करा, जिसको सिकंदर यार्ड बोला जाता है। 32 डिजिट होती थी ये मेज़र करने के लिए कल्टिवेटेड फील्ड्स के। इब्राहिम लोधी आता है इसके बाद 1517 से 1526 तक। तो ये जो था ये लास्ट किंग था लोधी डायनेस्टी का, लास्ट सुल्तान था ये दिल्ली का, और ये सन था, बेटा था सिकंदर लोधी का। और जो अफ़गान नोबिलिटी थे वो ब्रेव थे एंड फ्रीडम लविंग पीपल थे, लेकिन ये जो था ये बहुत ज़्यादा क्रूअर टाइप से था, ये चीज़ें नहीं मानता था, मोनार्की टाइप से चीज़ें करता था। तो इसके ही खिलाफ में इसके जितने भी नोबल्स थे वो इसके खिलाफ होने लगे थे, क्योंकि अच्छा बिहेवियर था नहीं इसका। तो लास्ट में जो दौलत खान लोधी है जो कि गवर्नर होता है पंजाब का, वो इनवाइट करता है बाबर को कि वो इब्राहिम लोधी को आके गद्दी से हटा दे। बाबर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो इब्राहिम लोधी को आके हरा देता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। 1526 के अंदर में इब्राहिम लोधी मारा जाता है, और फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का ख़त्म होने का कारण क्या है कि इनकी जो मिलिट्री जो थी, मतलब वो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था काफ़ी अच्छे से, क्योंकि राजा ही कई बार ऐसे ही नालायक होते थे। डिजनरेशन था दिल्ली सुल्तान का, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्पेशली जो बाइल्ड प्रोजेक्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो कुछ ऐसे ही थे। फिरोज शाह तुगलक अगर आप देखोगे तो वो भी इतना ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं। वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि कोई भी एक फिक्स्ड लॉ नहीं था सक्सेशन के खिलाफ कौन आएगा कौन नहीं, कोई भी गद्दी पे बैठ जा रहा है। ग्रीड थी लोगों में, और खासकर नोबल्स में, उसके जो दरबारी होते थे। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी, वास्टनेस थी एम्पायर की, पुअर कम्युनिकेशन था, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी भाई। नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज हो गए थे लगभग 1,80,000 तक फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, जो कि एक बर्डन हो गया था ट्रेजरी पे, उनको पैसा भी तो देना है। इन्वेजन हुआ था तिमूर का, तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, खात्मा हुआ। मंगोलियन इन्वेजन हुआ दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो बता देते हैं। इल्तुतमिश के टाइम पे वो 1221 एडी में चंगेज खान आते हैं इंदस नदी के किनारे तक। मशहूद 1241 मशहूद के टाइम पे आते हैं 1241 एडी में। कौन? तैर बहादुर, जो कि एंटर करते हैं पंजाब में लगभग 1245 एडी के आते आते। तो जो बलवन है वो इसको भगा देते हैं और रिकवर कर लेते हैं मुल्तान को, जो कि कैप्चर करा गया था मंगोल्स के द्वारा। बलवन के समय पे 1279 एडी में जो प्रिंस मोहम्मद थे मुल्तान के, और बुगरा खान जो थे शम्माना से, एंड जो मलिक मुबारक थे दिल्ली के, वो कंबाइंडली हरा देते हैं मंगोल्स को जो भी एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। बलवन जो कि 1286 एडी में, इसके समय पे जो तमर है वो इन्वेड करता है इंडिया को, और जो प्रिंस मोहम्मद थे वो मारे जाते हैं इस बैटल में। और एंड वॉज डेकोरेटेड विद द खान ए शाहिद टाइटल, और खान ए शाहिद टाइटल के नाम से जाने जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1292 एडी में, जो अब्दुल्ला था वो आता है नॉर्थन पार्ट तक भारत के, लगभग 4,000 मंगोल जो थे
वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में, और फिर उन्हीं चीज़ को क्या कहा जाता है, न्यू मुसलमान। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे 1296 से 99 AD के बीच में तो जफ़र खान जो थे वो हरा देते हैं मंगोल्स को जलंधर में और शल्दी में, और इनके लीडर्स को प्रिजनर बना दिया जाता है और जफ़र खान मारे जाते हैं इस बैटल में भी। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही 1304 AD में अली बेग एंड ताश हार जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1329 AD में, तो जो तमश्शिरिन खान जो थे वो पहुंच जाते हैं दिल्ली का आउटस्कर्ट तक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इनको हरा देता है। चलो थोड़ा बहुत ये काम तो सही कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तुगलक के अंडर में, तो तुर्की सुल्तान थे भारत में, वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एक ल्यूटिनेंट फेथफुल का एबेसिड कैलिफट बगदाद का, इंक्लूड करते हैं अपना नाम खुतबा में। इसका मतलब ये नहीं है कि खलीफा जो है वो लीगल रूलर है, खलीफा जो है एक मोरल पोजीशन है ओनली। पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी जो थी वो सारी सुल्तान के हाथ में होती थी। रेस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये कमांडर इन चीफ होता था मिलिट्री फोर्सेस का। कोई भी एक सक्सेशन का लॉ नहीं था जो कि हो सके मुस्लिम रूलर्स के बीच में, जिसके जैसे जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो मेन फैक्टर थी सक्सेशन का थ्रोन को। फिर आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और हेड किसके द्वारा करा जाता है, दीवान वजारत जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, वजीर के द्वारा हेड करा जाता है। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट अरीज ए मुमलिक के द्वारा। दीवान ए इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं, दवीर ए मुमलिक हेड करते हैं। दीवान ए रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स बोला जाता है, दवीर ए मुल्क हेड करते हैं। दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स बोलते हैं, फाउंड करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, रियास ए मुमलिक फाउंड करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, फाउंड करा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए बंदगन डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव के नाम से जाना जाता है, फाउंड करा गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवान ए खैरत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है, फाउंड करा गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवान इस्तेक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन बोला जाता है, फाउंड करा गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जस्ट लाइक जैसे इकता जिसको प्रोविंस बोला जाता है, हेड करते हैं इसको मुफ्ती और वली। शिक जो कि डिस्ट्रिक्ट है इसको हेड करते हैं शिकदर। परगना जिसको तालुका बोलते हैं उसको हेड करते हैं चौधरी एंड अमिल। ग्राम जिसको विलेज बोलते हैं उसको हेड करते हैं मुकद्दम खुद। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में, तो जो न्यू फीचर्स थे वो लाए गए थे ब्रिटिश और टर्किश कॉन्करर्स के द्वारा, जैसे कि डोम वगैरह था, लॉफ्टी टावर थे, या ट्रू आर्क था जो कि अनसपोर्टेड था, बिना बीम के होता था। ये सारी चीज़ें थी और ये अपने साथ लेके आए थे एक एक्सपर्ट नॉलेज, यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट एंड मोर्टार होने लगा था, मतलब यही बजरपुर वगैरह जैसा आज आप देख ले। तो अदाई दीन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में, वो एक ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल था जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना हुआ था, वाइट मार्बल के डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन टाइप से। फर्स्ट एग्जांपल जो कि ट्रू और व्यूसराइड आर्क का देखने को मिलता है वो है टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन बलवन जो कि महरौली दिल्ली में खिलजी पीरियड के समय ही जो यूसेस था आर्क एंड डोब का वो इस्टेब्लिश्ड हो गया था सबके लिए। फेमस एग्जांपल क्या है, जो टॉम्ब था हज़रत निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। जो तुगलक बिल्डिंग थी वो एक शो करती हैं स्टार्क सिंप्लिसिटी एंड सोबियरिटी, प्रोबेबली जो कि इंडिकेट करते हैं कि लेस फाइनेंशियल सोर्सेज थे, और स्लोपिंग वॉल्स थी और डार्क अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स का। कुछ नोटेबल तुगलक मोन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे तुगलक आबाद फोर्ट है दिल्ली में ही है, टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक है जो कि एक मार्क है न्यू फेस का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक। यह फोर्ट ऑफ अडिलाबाद है। सैयद पीरियड जो था वो एक टू शॉर्ट था, मतलब इसमें इतना कंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला था, और जो कंस्ट्रक्शन था डबल डोम का वो एक मेन फीचर था लोधी आर्किटेक्चर का। और वन ऑफ द बिल्डिंग जो थी वो थी मौत की मस्जिद जो कि इरेक्ट करी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी इसके द्वारा। कुछ लिटरेचर जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको देखने को मिल जाती हैं, जस्ट लाइक तहकीक ए हिंद जो कि अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी एक अरेबियन स्कॉलर था जिसने
लिखा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तबाकत नशीरी मिनहाज उस सिराज इसके ऑथर थे। इसने बताया था इल्तुतमिश के समय के बारे में। लैला मजनू अमीर खुसरो ने लिखी थी, ये कोर्ट पोइट था अलाउद्दीन खिलजी का। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी थी, डिस्क्राइब करता है कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी, ये गयासुद्दीन के समय के बारे में बताता है। नूह सिपिर अमीर खुसरो के द्वारा पोइटिक डिस्क्रिप्शन बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। फतवा ए जहानदारी जियाउद्दीन बरूनी ऑथर करते हैं और ये बताते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तारीख ए फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरानी ऑथर होते हैं और ये बताते हैं फ़िरोज़ शाह के समय के बारे में। फतवा ए फ़िरोज़ शाह के द्वारा ये बताते हैं, मतलब उसी के समय के बारे में। किताब फ़ी तहकीक अलबरून के द्वारा इंडियन साइंसेस के बारे में बताते हैं। कनुन ए मसूदी जो कि अलबरूनी के द्वारा जो कि बताते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जवाहर फिल जवाहिर अलबरूनी के द्वारा जो कि बताते हैं मिनरलोजी के बारे में। कमास जो कि फ़िरोजाबादी इसके ऑथर थे, ये बताते हैं अरेबिक वर्ड्स डिक्शनरी के बारे में। फिर आता है तज उल मथेर जो कि हसन निज़ामी के द्वारा हिस्ट्री बताते हैं, ये स्लेव डायनेस्टी। और इल्बरिस चचनामा जो कि अबू बकर के द्वारा हिस्ट्री बताता है ये सिंध रीजन की। लोबाब उल अलब जो कि बुखारी ऑथर थे इसके पर्शियन एंथोलॉजी के बारे में। खमशा जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिटरेचर एंड पोएम्स के बारे में बताते हैं। शाहनामा जो कि फिरदौसी के द्वारा बताते हैं मोहम्मद गजनी के समय के बारे में। किताब उल रहला इब्न बतूता के बारे में बताते हैं जो कि ट्रैवल लॉग स्टोरीज के साथ मतलब जो भी थी। मिफ्ताह उल फतूह अमीर खुसरो ने लिखी, जलालुद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताते हैं, उसकी लाइफ के बारे में। मुल्ता उल अनवर अमीर खुसरो के द्वारा लिटरेरी मास्टरपीस है। ऐनी सिकंदरी अमीर खुसरो। हस्त बिहिश्त अमीर खुसरो। सिहरिन खुसरो अमीर खुसरो के द्वारा। तारीख फ़िरोज़ शाही शम्स ए शराज अफर हिस्ट्री ऑफ तुगलक के बारे में। फतूह उस सलातिन इस्लामी ये बहमनी किंगडम के बारे में। विजयनगर और उसके अन्य किंगडम देखते हैं, फिर बाद में ये आई थिंक रिलीजियस मूवमेंट वगैरह के बाद में वो स्टार्ट हो जाएगा। मुग़ल, हाँ ठीक है। विजयनगर किंगडम देखते हैं। विजयनगर एम्पायर 1336 से लेके 1565 एडी के बीच में चला। विजयनगर किंगडम जो था एंड जो सिटी थी वो फाउंड करी गई थी हरिहार एंड बुक्का के द्वारा, जो कि सन्स हैं संगम के, जो कि फ्यूडेटरीज थे ककतियास के, और बाद में ये बने मिनिस्टर कंपेले कोर्ट में। विजयनगर किंगडम जो था वो दक्कन में है और ये साउथ में बहमनी किंगडम के। विजयनगर जो पीरियड है वो 4 भागों में डिवाइड करा जाता है, संगम, सुलुवा, तुलुवा एंड अराईविडु। तो संगम जो डायनेस्टी थी वो 1336 से 1485 ईडी तक रही। हरियाणा एंड बुक्का जो थे, हरियाणा फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट 1336 से 1356 ईडी तक इन्होंने फाउंडेशन रखी थी विजयनगर की। विजयनगर बहमानी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था फाउंडेशन से ही किंगडम की। और जो मतलब अगर आप देखें तो जो क्लैश का जो मेन इंटरेस्ट एरिया था वो 3 थे। रायचूर दोआब जो कि कृष्णा एंड तुंगभद्र नदी के बीच में थे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा वाला रीजन। बुक्का फर्स्ट जो थे जो 1356 से 1379 तक दिखे। बुक्का फर्स्ट जो कि स्ट्रेंथन करते हैं सिटी को विजयनगर एंड रीनेम करते हैं उसको विजयनगर, और इसने रिस्टोर करी थी हारमनी वैष्णवाज एंड जैन्स के बीच में। और जो रायस थे मालाबार के या सेलवन के या अदर कंट्रीज़ के, वो एम्बेसडर आए थे इसके कोर्ट में एज एन। फिर हरिहार सेकंड आते हैं जो कि 1379 से 1404 तक, जो कि बुक्का फर्स्ट थे और सक्सीड करे जाते हैं इनके बेटे हरिहार सेकंड के द्वारा। देवराय फर्स्ट जो कि 1406 से 22 तक चलते हैं, ये थर्ड सन थे हरियार सेकंड के। इसके जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थी इरिगेशन वर्क, जहाँ पे डैम बनाया जाता था तुंगभद्र के किनारे। और अगर देखा जाए तो जो निकोला कुंटी थे वो विजिट करते हैं विजयनगर को इनके समय ही। फिर आते हैं देवराय सेकंड 1423 से 1446, ये ग्रैंड सन थे देवराय फर्स्ट के। अहमद शाह फर्स्ट जो कि बहमनी
एम्पायर के थे वो इन्वेट करते हैं विजयनगर को एंड एग्जैक्टेड अ वार इंडेमनिटी। देवराय सेकंड जो कि बिगिन करते हैं प्रैक्टिस एम्प्लॉइंग मुस्लिम कावलरी एंड आर्चर्स इन द आर्मी ऑन लार्ज स्केल, और इंडक्शन करते हैं देवराय फर्स्ट के समय। इनको कहा जाता है प्रुद्ध देवराया। इनकी इंस्क्रिप्शन में इनका जो टाइटल है वो था गजपति करा, जो कि एलिफेंट हंटर के नाम से जाने जाते हैं। श्रीलंका जो कि एक पेड करते हैं रेगुलर ट्रिब्यूट इनको हमेशा। और ही हैड अ लर्निंग फॉर वीराशैविज्म, ओके। रेस्पेक्टेड भी करते हैं अदर रिलीजन का भी, भले से शिवाजी की पूजा करते हो, शिव की, वीर शैविज्म की। डिंडिमा ये कोर्ट पोइट थे इनके। श्रीनाथ जो कि टाइटल दिया गया था कवि सार्वभौमी को। अब्दुल रज्जाक जो कि एनवॉय थे शाहरुख के, जो कि विजिट करते हैं विजयनगर को इनके समय ही। फिर आते हैं स्लूवा डायनेस्टी जो कि 1486 से 1505 एडी तक चलती है। जो स्लूबा थे वो स्लूबा नरसिम्हा जो कि 1486 से 91 तक रहते हैं, इन्होंने फाउंड करा था स्लूबा डायनेस्टी का। त्रुमल जो कि 1491 से, और इमादी नरसिम्हा 1491 से 1505 तक थे। ये माइनर थे ड्यूरिंग द रिजेंसी ऑफ नरसा नायका, और वास्को डी गामा ने लैंड करा था कैलिकत में इनके समय ही 1498 में। और जो तुलुबा डायनेस्टी थी बेसिकली 1505 से 1570 एडी तक, तो वीर नरसिम्हा जो था वो जो 1505 से 1509 तक, वीर नरसिम्हा जो कि सन था द सन ऑफ नरसा नायका, वो किंग बनते हैं इनके असिस्नेशन के बाद इमादी नरसिम्हा के, जो कि लास्ट सलुवा रूलर थे। बाद में आते हैं कौन, कृष्ण देव राया 1509 से 29 एडी तक। सलुवा तिम्मा जो कि चीफ मिनिस्टर थे वीर नरसिम्हा के, वो बैठाते हैं कृष्ण देव राय को गद्दी पर, जो कि ब्रदर थे वीर नरसिम्हा के। कृष्ण देव राय मेंटेन करते हैं फ्रेंडली रिलेशन अल्बुकर के साथ, जो कि पुर्तगीज गवर्नर थे। द पुर्तगीज गवर्नर हुज एम्बेसडर फ्रियार लुइस रिसाइडेड इन विजयनगर, ओके। जो अल्बुकर के साथ ये रिलेशन बनाते हैं, जो कि पुर्तगीज गवर्नर थे, जिसके एम्बेसडर फिरार लुइस थे, जो कि रिसाइड करते हैं विजयनगर में। इन्होंने जीता उड़ीसा को, जिसको गजपति किंगडम के नाम से ही जाना जाता है, विजयनगर के लिए। एंड विजयनगर को इमर्ज करा एक स्ट्रॉन्गेस्ट जगह, एक तरीके से इनके समय पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। इनने बिल्ट करा विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, या हजारा रथ राम टेम्पल, या विट्ठल स्वामी टेम्पल बोल सकते हैं आप। इसने टाइटल लिया यवन राजा स्थापनाचार्य, जो कि रिस्टोरर था यवन किंगडम का, बिदर किंगडम का। अभिनव भोज, और इसको जाना जाता है आंध्र भोज एंड आंध्र पितामह के नाम से। ये गिफ्टेड स्कॉलर है, यानी कि बोथ लैंग्वेज आती हैं इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत। ओनली 2 वर्क्स हैं इसके। जो तेलुगु वर्क है पोलिटी पे वो था अमुक्ता माल्यदा, और जो संस्कृत ड्रामा था वो है जम्बावती कल्याणम। इसका जो कोर्ट था वो उसमें अष्ट दिग्गज होते थे, यानी कि 8 लोग होते थे, 8 पोइट थे तेलुगु में, जैसे पेदन्ना, मनुचरितम लिखा था, तिम्मैया, परिजता, अपार नामा, भत्तमूर्ति, धुरजती, मल्लन, राजू रामचंद्र, श्रोना, तेनाली रामकृष्ण, पंडुरंगा महामात्या। कृष्णदेव राय एक कंटेम्प्रेरी थे बाबर के, जो कि मोस्ट इलस्ट्रेरियस रूलर था डेक्कन का, ठीक। दुअर्ते बरबोसा, और जो डेमोंगो प्यास था वो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, जो कि विजिट करते हैं विजयनगर कृष्णदेव राय के समय पे ही। फिर आते हैं अच्युत देव राय, जो कि 1529 से 1542 तक। कृष्णदेव राय नॉमिनेट करते हैं अपने ब्रदर अच्युत देव राय को अपना सक्सेसर। इनके समय पे ही फरनाओ नुनिज, एक पोर्टुगीज हॉर्स ट्रेडर थे, वो विजिट करते हैं विजयनगर को। फिर आते हैं वेनकटा फर्स्ट, जो कि 1542 से 1542 में, और सदाशिव राय 1543 से 1576 तक। ये रियल पावर एक्सरसाइज करी जाती है राम राजा ये राय के द्वारा, जो उसके ब्रदर थे एंड हिज 2 ब्रदर्स। और जो सक्सेसर होते हैं स्टेट के, वो बहामनी एम्पायर जो कि डिवाइड हो जाती है राम राजा डिप्लोमेसी के थ्रू। और जो बैटल ऑफ
तालीकोटा होती है, जिसको हम बैटल ऑफ रक्षसा तंगदी के नाम से जानते हैं, वो 23 जनवरी 1565 में होती है। राम राजा को प्रिजनर बना दिया जाता है और एग्जीक्यूट करा जाता है हुसैन निज़ामी शाह फर्स्ट के द्वारा। और जो सिटी है विजयनगर की, वो प्राइड हो जाती है मेडिवल पीरियड की, और मर्सिलेसली डिस्ट्रॉयड। जो सीजर फ्रेडरिक थे, जो कि पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, वो विजिट करते हैं विजयनगर को 1567 से 1568 के बीच में, जिस टाइम पे सदाशिव राय का समय चल रहा था। फिर आती है अराबिडू डायनेस्टी 1570 से 1650 तक। तिरुमला राया, जो कि ब्रदर थे राम राजा के, जो कि रूल करते हैं सदाशिव राय के नाम पे, और इनके फेल्यूअर रिपॉपुलेट विजयनगर की वजह से ये शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल पेनुगोंडा, और ये डिवाइड करते हैं एम्पायर को 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शन में। और जो एम्पायर था वो धीरे धीरे फिर इनके समय पे ख़त्म होने लगता है 1646 तक। फिर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कैसा था कैसा नहीं था वो देख लेते हैं। नयंकर सिस्टम था, जो कि एक स्पेशल फीचर था इस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। अयंगार सिस्टम, जो कि स्पेशल फीचर था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। एक बॉडी होती थी 12 फंक्शनरीज की, जिसको जाना जाता है अयंगार्स, जो कि कंडक्ट करते हैं विलेज अफेयर्स। और ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड मन्यम्स भी बोला जाता है, जहाँ पे ये एंजॉय करते हैं परपेचुइटी। जो विजयनगर रूलर होता था वो इशू करता था गोल्ड कॉइन, जिसको वरहाज और पगोडास के नाम से जानते हैं। और जो पड़ता था होता था वो इसका हाफ होता था वरहा का, और जो फनम होता था वो 1/10 होता था पड़ता का। और जितने भी गोल्ड मिक्सड होता था वो एलॉय के साथ, मतलब गोल्ड मिक्सड होता था एलॉय के साथ। और जो तार होता था वो सिल्वर कॉइन होता था, और जो इत्तल होता था वो होता था कॉपर कॉइन। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन जैसे मंडलम प्रोविंस, जिसको हेड करेंगे मंडलेश्वर। नाडू, जो कि डिस्ट्रिक्ट होता था, नाडू प्रभु बोला जाएगा, जो हेड करेंगे उसको ग्राम विलेज, जिसको हेड करेंगे उसको गोडा बोला जाता था। सोसाइटी कैसी थी? ओनली एम्पायर थी मिडिएवल इंडिया में, जिसमें जो वुमेन थी वो एम्प्लॉयड थी स्टेट सर्विसेज में। वुमेन जो थी वो वेटल्स में भी जाती थी। ये ओनली स्टेट था जहाँ पे प्रमोट करा जाता था विडोगिरी मैरिज को। स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव था इनके समय पे। विप्रुलु ब्राह्मण्स, रजुले क्षत्रिय या नालावजाति वरु शूद्र, या विप्रा विनोदिंग आर्टिशियन, कई कोलास या वीवर्स सहागमन के, या सती पेशकागा या फोर्स लेबर आती थी। मतलब ठीक ठाक था इनके यहाँ पे चीज़ें। आर्किटेक्चर की अगर बात करी जाए तो जो विजयनगर रूलर था वो प्रोड्यूस करता था नए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको बोला जाता है प्रोविडा प्रोविडा स्टाइल। और जो लार्ज नंबर और जो प्रोमिनेंस पिलर थे वो इसी फीचर्स के होते थे। और हॉर्स जो था वो मोस्ट कॉमन एनिमल था इन पिलर्स पे। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर जो था वो था मंडपा या ओपन पेविलियन, जो कि रेस्ड प्लेटफॉर्म पे होता था, जिस पे बैठी रहती थी। सिटिंग डाइटीज होती थी, एंड अम्मन श्राइन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे विट्ठल स्वामी, हजार रामा टेम्पल जो कि हम्पी पे हैं, या टडापत्री, या पार्वती टेम्पल जो कि चिदम्बरम या वरदराज में है, या एकाम्बरनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में। जो विजयनगर रूलर था स्टार्टेड करा था उसने प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड महाभारत का वॉल्स पे अलग अलग टेम्पल्स के। विट्ठल स्वामी और जो हजारा राम टेम्पल था वो एग्जाम्पल था इस तरीके की वॉल इंस्क्रिप्शन का। बहामनी किंगडम अगर देखते हैं तो अलाउद्दीन हसन वहामन शाह 1347 से 1358 तक इनको जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से इन्होंने फाउंड करा था बहामनी किंगडम, जिसकी कैपिटल थी गुलबर्ग, जो कि फर्स्ट कैपिटल थी। तजुद्दीन, जो कि फिरोज शाह 1397 से 1422 तक था, जो कि ग्रेटेस्ट था इन सब में। ये एक डिटरमाइन था कि वो बना सके डेक्कन एंड कल्चरल सेंटर भारत में। इसने इंडक्ट करा लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज स्केल पे, और इसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे करा पोर्ट्स पर भी किंगडम के अपने। और जो चोल एंड तबहोल था वो अट्रैक्ट करता था ट्रेड शिप को पर्शियन गल्फ एंड रेड सी से। अहमद शाह वाली, जो कि 1422 से 1435 तक, जिसने ट्रांसफ़र करा कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार तक। ब्रेकअप देखते हैं बहमनी एम्पायर का 5 किंगडम में था। एक थी बेरार बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर। जो बेरार थी वो 1484 में थी। फाउंडर थे इसके फतुल्ला एंड इमाद शाही डायनेस्टी। इमाद शाही डायनेस्टी 1574 अहमदनगर एनेक्सेशन करा गया था इसके द्वारा। बीजापुर 1489, जो कि फाउंडर थे यूसुफ अली शाह। डायनेस्टी थी आदिल शाही
एनेक्सेशन कराया गया था 1686 में औरंगजेब के द्वारा। अहमदनगर जो कि 1490 में थी। फाउंडर थे मलिक अहमद जो कि डायनेस्टी थी निजाम शाही। 1633 में एनेक्स करा गया था शाहजहाँ के द्वारा। गोलकोंडा 1518 में जो कि कुली कुतुब शाही फाउंडर थे इसके, कुतुब शाही इसकी डायनेस्टी थी। 1687 में औरंगजेब ने एनेक्सेशन करा। बिदार जो कि 1526 से 1527 तक थी। अमीर अली बरीद फाउंडर थे, डायनेस्टी थी बरीद डायनेस्टी जो कि 1610 में एनेक्स करी गई थी बीजापुर के द्वारा। इब्राहिम आदिल शाह जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे आदिल शाही डायनेस्टी के, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दखिनी पर्शियन इन प्लेस ऑफ पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज। गोल गुम्बद जो था उसको बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो कि फेमस थे सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी के लिए। कुली कुतुब शाही जो कि जिन्होंने बिल्ड करा था फेमस गोलकोंडा को फोर्ट। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के। एंड ये एक वो इंसान थे जिन्होंने फाउंडेशन रखा था सिटी ऑफ हैदराबाद का, जिसको ओरिजिनली जाना जाता है भाग्यनगर के नाम से। ठीक, भाग्यमती भी बनाया था जो कि भाग्यमती सुल्तान फेवरेट भाग्यमती, आफ्टर द नेम ऑफ सुल्तान फेवरेट भाग्यमती। ओके, और उसने बिल्ट भी करा था एक फेमस चार मीनार जो कि हैदराबाद में है। कुछ अदर प्रोविंशियल किंगडम्स जस्ट लाइक जैसे जौनपुर था जिसको सरकी के नाम से जानते हैं, कैपिटल जौनपुर ही थी। मलिक सरवार ख्वाजा जहाँ फाउंडर थे। मालवा कैपिटल थी धर या मंडू, फाउंडर थे दिलावर खान गोहरी। गुजरात कैपिटल थी अहमदाबाद, फाउंडर थे इसके अहमद जफ़र खान मोहम्मद शाह। बंगाल कैपिटल थी लखनौती पंदुआ एकदला, फाउंडर थे शमसुद्दीन दियाज शाह। खांडेस बुरहानपुर या असीरगढ़ जिसका फाउंडर थे मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे भक्ति मूवमेंट यानी कि रिलीजियस मूवमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई दिक्कत आती है कमेंट में मेंशन करिए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।